नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर ओपी लठवाल जी। आप रीजनल डायरेक्टर राइस रिसर्च सेंटर कोल के आप माननीय पूर्व निदेशक रहे हैं, क्षेत्रीय निदेशक। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आपका गेहूं की खेती पर विशेषज्ञता भी रही है और आपने बहुत महत्वपूर्ण पद को सुशोभित किया है कृषि विभाग में। तो अब गेहूं की खेती की बिजाई का भी समय आगामी दिनों में आना है, तो किस प्रकार से आप किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देते चलें डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, अब धान की कटाई जोरों पे है और बासमती की जो अगेती किस्में थी उनकी कटाई हो चुकी है और बाकी जो पीआर वाली किस्में थी जिसको मोटा धान बोलते हैं उसकी कटाई जोरों पे चल रही है जी। और साथ साथ इन जैसे ही खेत खाली होंगे तो किसान भाइयों को अगली फसल की बिजाई की भी तैयारी करनी है। अगली फसल ज़्यादातर क्षेत्रों में हरियाणा के या तो सरसों दक्षिणी हरियाणा में होती है या उत्तर पूर्वी हरियाणा या पश्चिमी हरियाणा, इनमें गेहूं की खेती होती है। और गेहूं की बिजाई ज़्यादातर गेहूं धान फसल चक्र में बहुत मुख्य मानी जाती है, क्योंकि हरियाणा में लगभग 14 नहीं बल्कि लगभग 15.5-16 लाख हेक्टेयर में गेहूं धान फसल चक्र अपनाया जाता है जी। तो जहां पर इसके धान की कटाई चल रही है। अब बासमती बचेगी आगे, बस जी। बासमती की बिजाई कटाई थोड़ी लेट होगी, तो इस समय जो कट चुकी है खेतों की तैयारी कैसे करें, गेहूं की कौन सी किस्में बोएं। अच्छा, असली बात तो यह है कि गेहूं की बिजाई कब से शुरू करें जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, गेहूं की बिजाई किसान भाई के लिए एक मोटा पैमाना बता देता हूं जी। आप अपने मोबाइल पर देख लो या अखबार में देख लो। एक तो होता है अधिकतम तापमान जी, एक होता है न्यूनतम तापमान जी। दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दो जी। उदाहरण के तौर पर बता दूं मैं, जैसे आजकल 32 डिग्री तो अधिकतम तापमान चल रहा है, 18 डिग्री चल रहा है न्यूनतम तापमान, दोनों को जोड़े तो 50 हो गया जी। और 2 से भाग कर दिया तो औसत कितनी आई? 25 आ गई। तो गेहूं की बिजाई के लिए हमारी सिफारिश 22 डिग्री तापमान जब औसत आ जाए तब सही रहेगा जी। हाँ, तो जब भी आप तापमान का हिसाब रखें तो अगर तापमान के हिसाब से करें तो 22 डिग्री जब तापमान औसत आ जाए तो समझ लो गेहूं की बिजाई का समय शुरू हो गया है जी। दूसरा तरीका क्या है किसान भाइयों के लिए? हम एक काफ़ी सालों की औसत निकाल कर ये बता देते हैं, भाई 25 अक्टूबर से हरियाणा में गेहूं की बिजाई शुरू कर लें जी। 25 अक्टूबर से गेहूं की बिजाई शुरू कर लें और 25 अक्टूबर से और 5 या 7 नवंबर तक ये हम अगेती बिजाई बोलते हैं जी। और 25 अक्टूबर से करके 15 नवंबर तक ये हमें कहते हैं कि समय की बिजाई जी। और 15 नवंबर के बाद 22 दिसंबर तक जो बिजाई होगी उसको हम पछेती बोलेंगे जी। तो किसान भाइयों, बिजाई के समय के अनुसार अगेती किस्म अगेती बिजाई के समय के लिए, पछेती किस्म पछेती के लिए और समय के लिए, तो किस्मों का विशेष ध्यान आपने रखना है। अगर अगेती बिजाई करनी है तो देसी किस्म जैसे C306 बहुत पुरानी किस्म है, WH 147 है, WH 283 है, अच्छा 542 की भी कर सकते हैं। तो इन किस्मों की बिजाई किसान भाई अगेते समय में 1025 है एक किस्म अगेती करनी है तो इनकी करें, क्योंकि यहाँ अगेती कहाँ होती है, कई बार जहाँ पर नमी की कमी हो, खेत तड़के हों और किसान भाई सोचता है भाई अगेती बिजाई कर दें, आगे जमाव हो जाएगा, ठीक है, और वो उसका काम चल जाएगा। अगर समय की बिजाई करनी है तो समय की बिजाई वाली किस्में जैसे WH 542 है, HD की किस्में हैं, HD 2359 है, 3086 है, तो पुरानी जो जितनी किस्में WH 711 है, WH 542 है, तो ये किस्में जो किसान भाई सब जानते हैं। HD की किस्में है 3226 है ना। तो ये किस्में समय की बिजाई 25 अक्टूबर से शुरू करके आप 5 नवंबर तक इनकी बिजाई करो, कोई दिक्कत नहीं है जी। और
समय की बिजाई बल्कि मैं तो 15 नवंबर तक भी कह लें तो 15 नवंबर तक भी कर सकते हैं, तो 15 नवंबर तक इन किस्मों की बिजाई करें। आजकल एक अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की बाहर आई हुई है, मैं तो जी। कहूँ। एक किस्म तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने WH 1270 निकाली है, जी। एक पंजाब ने 872 निकाली है, और जो करनाल में एक गेहूं अनुसंधान संस्थान है उसने 370, 371, 372 ये किस्में निकाली हैं। इनका झाड़ 70 मन प्रति एकड़ तक है, यानी 30 क्विंटल से, बल्कि 70 के 75 भी ले लो, 30 क्विंटल कम से कम, और जो है ना 30 से 32, 33, 34 तक झाड़ ले सकते हैं। तो किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार जैसे उसके खेत हैं तो वैसी ही किस्म, अगेती किस्म या समय की किस्म या पछेती का चुनाव कर सकते हैं जी। लेकिन जो मैंने ये किस्में बताई जो ज़्यादा झाड़ वाली हैं, जैसे 30 क्विंटल से ऊपर हैं, उनमें खाद की मात्रा 1.5 गुना डालनी पड़ेगी जी। ये विशेष ध्यान रखना है अपने संसाधनों का हिसाब लगा के, तो 1.5 गुना खाद डालेंगे तो इन किस्मों को बिजाई करके हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं जी। ये था बिजाई का समय। बिजाई के लिए खेत को तैयार कैसे करें, क्या बात है। एज ए वैज्ञानिक के तौर पे मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा फायदा गेहूं का की बिजाई का, जो खेत धान के खाली हुए हैं, अगर उनमें घास नहीं है, पिछली फसल का कोई घास हो ऐसा, तो उनमें सीधा पानी लगा दें जी। जिसको कहते हैं ना बिजाई से पहले वाला पानी, तो उसमें पानी लगा दे। जो ही खेत बत्तर आए, तप्पड़ में 0 ड्रिल सबके पास है, उसमें खाद और बीज दोनों डाल लें और तप्पड़ में बिजाई करें, ताकि बिजाई का खर्चा अपना सारा बच जाए और जमाव भी बहुत बढ़िया हो जाए जी। इसके बाद जैसे आजकल किसान के खेतों पे देख रहे हैं धान की कटाई चल रही है, साथ साथ जो फसल अवशेष हैं उनके उठाने का भी प्रबंध देख रहे हैं, गांठ बनाई जा रही है, उनको बाहर निकाल रहे हैं। किसान भाई कोशिश करें खेत का पराली खेत में रह जाए तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये भी एक खाद की मात्रा बनेगी। गलेंगे सड़ेंगे खेत के अंदर, भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी इससे। तो किसान भाई कोशिश करें, जो नहीं कर सकते चलो देखो तो बात दूसरी है, नहीं तो एक हैप्पी सीडर का प्रयोग करें। आप जो फसल अवशेष खेत के अंदर फैला दें और हैप्पी सीडर में खाद और बीज डाल के उसका प्रयोग करें, क्योंकि इसमें जो फसल अवशेष खेत के अंदर रह जाएंगे, एक तो जमीन की सतह को ढकेंगे, वो खेत से नमी नहीं उड़ेगी है, और दूसरा जहां पर ये सतह को ढक लिया वहां पर खरपतवारों का जमाव भी बहुत कम होगा। इसका दोहरा फायदा है, जमाव बढ़िया होगा गेहूं का, और गढ़ के ये जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएंगे, खाद का काम करेंगे, और तीसरा एक नमी नहीं उड़ेगी खेत के अंदर से, सिंचाई का कम पानी चाहिएगा, और तीसरा जो खरपतवार हैं जहाँ पर ये फसल अवशेष हैं, तो खरपतवारों का जमाव बहुत बहुत घट जाएगा, तो खरपतवार नाशक दवाइयों का खर्चा भी किसान का बच जाएगा। तो जैसी सुविधा जिस किसान के पास है वैसे ही अनुसार अपना खेत ने अगर बहा के बोना है तो 2 बार एरो करके सुहागा लगा के तो ड्रिल कर दें, लेकिन मैं तो सलाह दूंगा तप्पड़ में 0 ड्रिल से बो या फिर हैप्पी सीडर का प्रयोग करो। ये है बिजाई का तरीका। अब बात आती है खाद की। खाद 1 एकड़ के अंदर 60 किलो शुद्ध नाइट्रोजन और 24 किलो शुद्ध फास्फोरस और 10 किलो जिंक सल्फेट जो आता है, ये मात्रा प्रति एकड़ काफी रहेगी। इसके लिए किसान भाई जैसे फास्फोरस की मात्रा कई बार DAP से डालते हैं, कई बार सिंगल सुपर फास्फेट से डालते हैं, कई बार ये दोनों उपलब्ध ना हो तो NPK भी ले लेते हैं। तो हमें DAP इसके फास्फोरस की मात्रा के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर 24 किलो फास्फोरस की मैं 1 किले में सिफारिश कर रहा हूं तो उसके लिए 1 कट्टा DAP का डालना पड़ेगा। 1 कट्टा DAP का ना मिले तो भाई 3 कट्टे सुपर के डाल सकते हो। अगर ये भी ना मिले तो 1.5 कट्टा NPK 12-32-16 आता उसका डाल लो। इसके बाद फिर जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो यूरिया से देनी है। यूरिया के लगभग 2.25 कट्टे इतने बैठते हैं, तो 2.25 कट्टे यूरिया के कुछ बिजाई पर डाल दो, कुछ पहले पानी के बाद डाल दो, अपना पूरी मात्रा हो जाएगी। लेकिन जो मैंने किस्में बताई वो
ज़्यादा झाड़ देने वाली WH 1270 और DBW 370, 71, 72, पंजाब की PBW 872, तो इनमें 1.5 गुना खाद डालना है। जो मैंने आम किस्मों के लिए बताया उसे 1.5 खाद कर दियो तो झाड़ तब इसका ज़्यादा आ जाएगा। हाँ, एक किसान भाई जरूर ध्यान रखें, किसान भाई, कि जब भी आप पहला पानी लगाते हो ना, बिजाई के 22 दिन बाद पहला पानी बहुत जरूरी है। किसी दौरा चाहे 1 पानी है, चाहे 2 है, चाहे 5 है, चाहे 6 है, चाहे 4 है, ये पहला पानी नहीं चूकना। 22 दिन पे गेहूं की शिखर जड़ निकलती है और वहां से फिर फूट निकलती है। उस स्टेज पे जब अगेती या समय की बिजाई में 22 दिन बाद और पछेती बिजाई में 1 महीने बाद ये पहला पानी किसी भी हालत में नहीं चूकना चाहिए। बाकी के पानी बारिश के ऊपर अपना जो है ना, जो पानी उपलब्ध है उसके अनुसार, खेत में नमी के अनुसार, तो किसान भाई 22-22 दिन के फासले पर पानी दे सकते हैं। हाँ, विशेष ध्यान रखें खरपतवारों का। खरपतवार भी जो समय पर नियंत्रण कर लेगा, क्योंकि गुल्ली डंडा की मुख्य दिक्कत रहती है, कई बार जंगली जई की भी हो जाती है। जो समय पे खरपतवार नाशकों का, जब 2-3 पत्ती की हो जाए, खरपतवार नाशक बहुत आ रहे हैं, तो किसान भाई बदल कर उनके डाल ले, तो खरपतवारों पर भी नियंत्रण समय पर करेंगे। जब सारी सस्य क्रियाएं जो मैंने बताई समय पे बिजाई करेंगे, बिजाई का तरीका जो है ना ड्रिल से होगा, समय पे पहला पानी लगाएंगे 22 दिन पे, समय पे खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे, तो पूरा झाड़ किसान भाई को मिलेगा, मौसम अनुकूल रहेगा तब। हाँ, तो ये अगर किसान भाई मैं तो कहता हूँ भी जब खेती करनी है थोड़ी वैज्ञानिक तरीके से करिए, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। हमने उधर से इसकी लागत भी घटानी है, खर्चा भी घटाना है, और उधर से उपज भी बढ़ानी है। तो दोनों तरीकों का जब हम समन्वय बैठाएंगे तब किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपसे चर्चा मैं करना चाहता हूँ। आपने बहुत ऐसी जानकारी दे दी, एक ही प्रश्न के उत्तर में सारी ही जो एक कहानी होती है, कृषि कैसे गेहूं की उपज को कैसे अच्छी गुणवत्ता परक उपज प्राप्त करे। मेरा आपसे निवेदन इतना ही है डॉक्टर साहब, हमारी जो किसानों की जो पैदावार है किस प्रकार से वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतर पाए। अब पैदावार तो बहुत ज्यादा हो जाती है, अब वो अपने तक ही रह जाती है, वो विदेशों तक हम उस माल को नहीं ले जा पाते क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर वो खरी नहीं उतर पाती। उसके लिए किसान भाई क्या करें, क्या ऐसा वो कदम उठाएं कि हमारी जो पैदावार है खासकर गेहूं की फसल की वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरे, और ताकि उसके हम ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सपोर्ट कर सकें और उससे ताकि किसान की आय को दोगुना किया जा सके। जी डॉक्टर साहब। देखिए, गेहूं की गुणवत्ता इस चीज पर निर्भर करेगी कि आप संतुलन कैसे रखते हैं जी, विशेषकर खाद्यों का संतुलन। जैसे हमने सिफारिश की कि भाई 60 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस और 10 किलो जिंक, अगर ये संतुलन बना के डालेंगे तो जिसके जो खाद्यान्न जो अपने दाने पैदा होंगे उनमें पोषक तत्वों की मात्रा इसी संतुलन में होगी। मान लिया हम एक खाद को बढ़ा दें और दूसरे को उतना ही डाल लें, तो एक पोषक तत्वों की अधिकता दूसरे की सही मात्रा को भी प्रभावित करती है जी। और दूसरी चीज का क्या आप विशेष ध्यान रख सकते हैं, पहले तो संतुलित खादों का प्रयोग कोशिश करो भाई, जो है ना गोबर वाली खाद भी खेतों में डाल ली जाए, हरी खाद का प्रयोग भी हो, फसल अवशेष खेत में हो, और कम से कम दवाइयों का प्रयोग हो। जो बाद में मान लिया कोई बीमारी आ जाती है या कोई कीट का आक्रमण हो जाता है, उससे बढ़िया है कि भाई आप बीज उपचार कर लो, क्योंकि बाद में जब बाल आ जाती है, दाने बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उस समय अगर किसी कीटनाशक का या फफूंदनाशक का प्रयोग होता है तो उसके अंश से दाने के अंदर आते हैं, फिर हमारे मानक जो ना वो उसका अंश रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही नहीं रहेंगे। तो उसकर मिलना है तो कभी भी गेहूं निसरने के बाद कोई दवाई ना डालो जी, और संतुलित खाद्यों का प्रयोग करो, तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो भी गुणवत्ता एक दाने की गेहूं की होनी चाहिए वो सही निकलेगी जी। डॉक्टर साहब, हम सुनते आए हैं, कहते आए हैं, जिस प्रकार से आज व्यक्ति कहते हैं कि हर चीज़ में जहर खा रहा है, वो किसी भी खाद्य पदार्थ में, तो किस प्रकार से वो जहर मुक्त खेती करते हुए
ठीक से उत्पादन भी रहे, किसान की भी जो मेहनत है उसकी मेहनत का उसको भुगतान हो पाए और वो जहर मुक्त खेती की तरफ भी कदम बढ़ा पाए। किस प्रकार से क्या और नए कदम उठाए जा सकते हैं कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से भी और किसान भाइयों की तरफ से भी? जहर मुक्त खेती की जहाँ तक बात है, जहर किस चीज को कहते हैं, जी। ये किसानों में एक मिथ्या है जी कि पोषक तत्व जो खाद के रूप में होते हैं ये जहर हैं। ना तो यूरिया जहर है, ना डीएपी जहर है, ना पोटास जहर है, ना जिंक जहर है, जी डॉक्टर साहब। क्योंकि ये तो पोषक तत्व हैं। आप मान लिया, मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप जब भी किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कैप्सूलों के अंदर पोषक तत्व तो होते हैं। जी जो कैप्सूल देते हैं जो है ना शरीर को ठीक करने के लिए, उनमें पोषक तत्व काफी होते हैं। तो इसी तरह जितने भी खाद हैं अपने, अगर ये संतुलित मात्रा में डाले जाएं जी तो ये पोषक तत्व हैं और इनका संतुलन में ही पौधे द्वारा जमीन से लिया जाना सुनिश्चित होगा। जी। अगर मैंने अभी बताया था ना जी। कि एक चीज की अधिकता, बहुत ज्यादा अधिकता, जी तो दूसरे की सही मात्रा को भी प्रभावित कर देता है। जी और जो ये जहर की बात कर रहे, जी। जहर तो देखो कीटनाशक हैं जी कीटनाशक हैं, फफूंदनाशक हैं जी और एक हल्के जहर हम इसको खरपतवार नाशकों को भी कह सकते जी हैं। डॉक्टर साहब। हालांकि उतने खतरनाक नहीं है जितने वो हैं, लेकिन खरपतवार जो नाशक डाले जाते गेहूं में, वो लगभग 40 दिन तक, ज्यादातर 1.5 महीने तक वो डाल लिए जाते हैं और तब तक उनका जमीन के अंदर विघटन हो जाता है, वो गुणवत्ता को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते। हाँ, अगर कीटनाशक निसरने के बाद, फफूंदनाशक गेहूं निसरने के बाद, यानी फ्लावरिंग के बाद, फूल आने के बाद जब डालोगे तो वो उनका असर थोड़ा बहुत रह सकता है। किसान भाई उस हालात में, मैं धान में भी कहता हूँ, निसरने के बाद जो एक्सपोर्ट होती है अपनी धान, तो उनमें भी कभी भी कीटनाशकों का इनका प्रयोग बाद में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और खाद्यों का प्रयोग जितने पोषक तत्वों की सिफारिश की जाती है वो डालिए, लेकिन संतुलित मात्रा में डालो तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी और मानकों पर हमारी जो है ना खाद्यान्न खरे उतरेंगे। जी डॉक्टर साहब, किसान भाई जो अभी तक खेती करते आए वो कृषि वैज्ञानिकों की हिदायतों अनुसार ही तो करते रहे। वो जब कृषि वैज्ञानिकों ने जितने मानक बताए उतने करते रहे। अब किसान भाइयों के लिए अलग अलग विकल्प के रूप में कहीं जैविक खेती, कहीं प्राकृतिक खेती, कहीं जो वर्तमान में हम खेती कर रहे हैं, किसान भाई किस पद्धति पर ज्यादा विश्वास करें कि ये फायदे का सौदा है या शरीर के लिए स्वास्थ्य लाभदायक है? तो कैसे वो पैमाना क्या है, कैसे वो डिसाइड करें कि कौन सी खेती बेहतरीन खेती है? देखिए, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जी कोई शक नहीं अच्छे उत्पाद होंगे, लेकिन जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, जिसमें हम खादों का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मैं ये कह रहा हूं उसमें कीटनाशक और फफूंदनाशकों का प्रयोग कम से कम करें, संतुलन में खाद डाल लें, तो वो जो उत्पाद मिलेगा हमें वो भी उतना ही पोषक रहेगा जितना जैविक खेती से और प्राकृतिक खेती से हमें उत्पादन मिलता है। दोनों की गुणवत्ता में कोई घना क्या, मैं तो फर्क मानता ही नहीं, क्योंकि संतुलन की बात कही है मैंने। अगर जहर नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डाले, फफूंदनाशक नहीं डाले, उसमें खरपतवार नाशक शुरू में पहले डाल दिए, तो उनका असर नहीं रहेगा लंबे समय तक। अगर अर्ली स्टेज में अगेती जो है ना फसल की बढ़वार के समय डाले जाए, नहीं रहता। और खाद्यों का प्रयोग संतुलित मात्रा में हो। जब कह दिया हम 4-2-1 का अनुपात बताते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 4-2-1 के अनुपात में डाल लो, साथ में 10 किलो जिंक डाल दो। अगर सही अनुपात में डाल लेंगे तो पौधे की जड़ सही अनुपात में उनको लेंगी और जो है ना हमारे दाने के अंदर भी उसी अनुपात में उसकी गुणवत्ता मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं कि भाई प्राकृतिक खेती से, जैविक खेती से, लेकिन हो सकता है उनमें थोड़ा सा उपज में कमी आ जाए। हाँ, लेकिन गुणवत्ता तो मैं तो बराबर मानता हूँ जी, लेकिन उनकी थोड़ी सी बढ़िया हो सकती है क्योंकि उसमें कीटनाशक बिल्कुल भी नहीं डालते। हम इसमें कह रहे हैं कि अगेती हालात में डाल दो, बाद में उनका असर इनका भी कम हो जाता है। जी
डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं किसान भाइयों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ जिस प्रकार से डॉक्टर ओपी लठवाल जी ने, जो रीजनल डायरेक्टर रहे हैं राइस रिसर्च सेंटर कोल से, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो उनके दिए हुए इस प्रकार के सुझावों को यदि किसान भाई अपनाएंगे और जिस संतुलित मात्रा में जो केमिकल जो खाद वो डालेंगे तो निश्चित तौर पर उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और गुणवत्ता भी अच्छी मिलेगी। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।